हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमआईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आज प्रैक्टिस सेट आज हम 18 की बात करेंगे और इसमें दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। जो पहला है, अधिगम के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक, पावलो, कोहलर और स्किनर के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और दूसरा है, खेल प्रशिक्षण यानी स्पोर्ट ट्रेनिंग का अर्थ बताते हुए इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यानी दो प्रश्न है। चूंकि इस तरह से हम प्रश्नों के उत्तर को डिजाइन किए हैं कि अगर केवल एक की बात करता है तो थॉर्नडाइक की केवल बात करता है तो थॉर्नडाइक को भी लिख करके आप 125 वर्ड आप पूरा कर सकते हैं या 200 वर्ड पूरा कर सकते हैं। जिस तरह से वो पूछना चाहता है उस तरह से आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो आइए समय न गंवाते हुए आज फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत मेरा प्रैक्टिस सेट 18 होगा और बहुत ही ज़बरदस्त टीजीटी के लिए संग्रह चल रहा है। 2-4 दिन में आपको मिल जाएगा। तो आइए देखिए, सबसे पहला प्रश्न, अधिगम के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक, पावलो, कोहलर और स्किनर के सिद्धांतों का संक्षिप्त वर्णन करना है। अगर सबका पूछ देता है तो आप कर दीजिए, एक एक का पूछता तो भी आप करिए। अब बात करते हैं अधिगम क्या होता है। अधिगम मतलब सीखने के प्रमुख सिद्धांत व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि, पावलो का शास्त्रीय अनुबंध और स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध और कोहलर का सूझ या सिद्धांत यानी सूझ का सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया को समझने के आधार है जो व्यवहार में परिवर्तन, उद्दीपन, अनुक्रिया, संबंधों, पुनर्बल और मानसिक अंतर्दृष्टि पर जोर देते हैं। यहाँ प्रमुख सिद्धांतों को संक्षिप्त में हम विवरण दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इससे पता चल सकता है, ये बिल्ली पे आपने देखा थॉर्नडाइक और ये कुत्ता पे पावलो और ये चूहा पे स्किनर और चिंपैंजी पे आप देखेंगे कोहलर। इन चारों का आज हम अच्छे से अध्ययन करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए थॉर्नडाइक की बात करते हैं। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। यहाँ पे देखेंगे प्रवर्तक तो जानते हैं कौन है, एडवर्ड थॉर्नडाइक पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे, यानी पेरू के रहने वाले थे। वहाँ एक इसकी राजधानी लीमा है। इन्होंने 1898 में सीखने संबंधित अपने नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन मुर्गियों, बिल्लियों और आदि जानवरों पर किए। इनकी जो मूल बात क्या है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयत्न एवं त्रुटि यानी हम कह सकते हैं कि प्रैक्टिस एंड एरर सिद्धांत को आधार बना करके सीखने संबंधित कई नियमों का प्रतिपादन किया। जो 3 जो मुख्य नियम है, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। यहाँ पे देख सकते हैं एक पिंजरा की में बिल्ली को रख करके इन्होंने अपने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। इन्होंने इस पे एक शोध किया और लगातार गलती करने के बाद एक समय ऐसा आता है कि बहुत कम समय में लीवर को दबा करके पिंजरे को क्या करती है, बिल्ली खोल देती है। तो आइए और आगे चलते हैं। प्रयोग में है, इसकी पॉइंट में है प्रयोग। उन्होंने एक भूखी बिल्ली को पहले बॉक्स में बंद किया और बाहर मछली रखी। मछली की गंध ने उसके लिए एक शक्तिशाली अभिप्रेरक का कार्य किया और बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुट गई। इस प्रकार बिल्ली ने सभी तरह उल्टे सीधे पंजे चलाकर प्रयास किया। अब बिल्ली ने बार बार गलतियां करके अंत में लीवर दबाना सीख लिया और भूख को शांत किया। और दूसरी प्रयास में पहले की अपेक्षा समय कम लगा, तीसरी प्रयास में और समय कम लगा। इस प्रकार पिंजरा खोलना वो बिल्ली सीख गई कम समय में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब वो की तो वो समझ गई कि इसको दबाने से पिंजरा क्या हो जाता है, खुल जाएगा और इसकी जो भूख है वो
मछली को खा करके वो मिट जाएगी। तो वो कम समय में खोलना शुरू कर दी। तो लगातार अगर हम किसी काम को करते हैं तो हम उस काम में परफेक्ट हो जाते हैं, समय कम लगता है। इन्होंने सीखने के सिद्धांत में इन्होंने ये बताया। मुख्य नियम जो है, प्रभाव का नियम, संतोषजनक परिणाम होने पर व्यवहार दोहराया जाता है, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम। हालांकि बहुत डिटेल लिखा जाएगा तो बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन हमें 125 वर्ड में ही इसका प्रयोग करना है। यहाँ पे देखेंगे ये लीवर बनाया गया है और जहाँ पे मछली रखी गई है और इसका सुगंध इसको आता है और भूख भी लगी रहती है कि कब खा लें। तो ये देखिए, इसको चटकनी बोलते हैं या लीवर बोलते हैं। इसको ये पैर से दबाती है तो ये जो है ये खुल जाता है, और खुलने की वजह से जैसे खुलती है आकर के मछली को क्या करती है, ये खा जाती है। तो ये बार बार करने पे यह सीख जाती है। इसी को कहते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। अगर आपको टीजीटी की जो तैयारी कर रहा है इस समय, जो चाहे केबीएस का हो, एनबीएस का हो, या एमआरएस का हो, या राजस्थान पीटीआई का हो, या जो बीपीएससी टीआर 4 का हो, उसके लिए बहुत ही उपयोगी यह पीडीएफ है जो हमने आज तक जितना क्लास लिया है। देखिए, एलटी ग्रेड जो मेंस का अलग है और ये जो टीजीटी प्री का अलग है। ये 94 50 85 0327 पे आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर है, संपर्क करके आप 100 रुपया में इन तीनों पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन का, तो सभी अब तक जितना हमने क्लास लिया है उसका इस बुक में पीडीएफ है और 94 50 85 0327 पे आप चाहें तो संपर्क करके इसे खरीद सकते हैं और आप अपनी तैयारी को आसान बना सकते हैं। इसको 50 रुपया में। बात करते हैं जो इवान पावलो का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये जिसे 1904 में प्रतिपादित किया गया। यह बताता है कि कैसे एक तटस्थ उद्दीपक जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है। कुत्तों पर किए गए प्रयोग में भोजन स्वाभाविक उद्दीपक के साथ घंटी तटस्थ उद्दीपक को जोड़कर लार अनुक्रिया का साहचर्य विकसित किया गया। दरअसल की कम जगह में ज़्यादा मैटर को लिखना तो थोड़ा सा आपको क्लिष्टता तो मिलेगी और आपको अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास किए आपका काम चलने वाला नहीं है। और प्रयास करिए, सादे पेपर पे लिखने का प्रयास करिए। अगर रूलदार मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो अक्सर मेंस सादे पेपर पे ही होता है। यहाँ पे देखिएगा, कुत्ते को बांध दिया गया है, एक घंटी है, भूख लगती है, घंटी बजती है, खोल दिया जाता है, लार टपकने लगता है। वो धीरे धीरे इस पे इन्होंने रिसर्च किया। कौन? पावलो ने। यहाँ पे देखेंगे सिद्धांत के मुख्य तत्व, जो अप्रतिबंधित उद्दीपक जो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया पैदा करता है, जैसे भोजन को देख के ही आपके मन में लार बनने लगता है, नाम लेने पे ही लार बनने लगता है। मिठाई का नाम लिया जाए या खटाई का नाम ले लिया जाए तो लार बनने लगता है। उद्दीपक अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, जैसे भोजन देख कर लार आना, भोजन देख करके लार आना। अनुबंधित उद्दीपन जो पहले तटस्थ था लेकिन बार बार साथ होने पर प्रतिक्रिया करता, जैसे घंटी की आवाज। अनुबंधित प्रतिक्रिया जो सीखे हुए उद्दीपन से आती है, जैसे केवल घंटी बजने पर लार का आना। यानी घंटी बजती है, खाना मिलता है तो जान जाता है कि अब घंटी बज गई तो खाना खाना है, उससे पहले ही उसको लार आ जाता है। यहाँ देखिए, मुख्य निष्कर्ष पे चलते हैं। अधिग्रहण, जब घंटी को भोजन के साथ बार बार जोड़ा जाता है। विलुप्तीकरण, यदि भोजन के बिना बार बार घंटी बजाई जाए तो लार आना धीरे धीरे बंद हो जाता है। यानी एक बार घंटी बजी और भोजन
आ गया तो लार आना स्वाभाविक है। लेकिन वही बार बार घंटी बजाया जाए और भोजन न दिया जाए तो जान जाता है आदमी कि मतलब झूठ में घंटी बजाया जा रहा है, कुछ मिलने वाला नहीं है। धीरे धीरे तब वो लार आना भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। स्वतः पुनः प्राप्ति, विलुप्तीकरण के बाद घंटी बजाने पर कभी कभी लार फिर से आने लगती है। ऐसा लगता है कि घंटी बजा है तो भोजन मिल ही जाएगा। जैसे आप बारात में जाते हैं, सोचते हैं बारात जा रहे हैं तो खाना तो मिलेगा ही, कभी कभी क्या होता है स्टॉल खत्म और आ करके मुंह गिरा करके आप क्या होता है चले आते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, अब स्किनर, अगर हम बात करें स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत अधिगम का एक व्यवहारिक सिद्धांत है जो मानता है कि व्यवहार उसके परिणामों पुरस्कार या दंड, व्यवहार पुरस्कार या दंड से नियंत्रित होता है। इसमें प्राणी चूहा कबूतर सक्रिय रहकर अनुक्रिया करता है और पुनर्बल के माध्यम से वांछित व्यवहार को सीखता है। इसे टाइप आर कंडीशनिंग या नैमित्तिक अनुबंध भी कहते हैं। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत इन्होंने चूहा और कबूतर पर आपने प्रयोग किया था, जिसमें चूहा पे ज़्यादा आपने किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं चूहा पिंजरे में, उसी जिस तरह से बिल्ली का जो स्टाइल है, बिल्ली का स्टाइल यहाँ पे भी है। धीरे धीरे चूहा भी सीख जाता है। आगे चलते हैं। सिद्धांत के जो मुख्य बिंदु है परिणाम आधारित, यदि किसी क्रिया का परिणाम सकारात्मक पुरस्कार होता है तो वह क्रिया दोहराई जाती है। जैसे स्वाभाविक है कि अगर हम कोई काम करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है तो हम बार बार और अच्छा रिजल्ट के प्राप्त चक्कर में और हम अच्छा काम करते हैं, दोहराते हैं। और नकारात्मक दंड होने पर कम हो जाता है। अगर मुझे लगता है ये काम करेंगे तो मुझे दंड मिलेगा, एक आध बार गलती हो गई लेकिन फिर दोबारा नहीं करेंगे। जैसे हम लोग छोटे छोटे थे तो आम के बगीचे में चले जाते थे, एक आध बार जब मार करके ढेला आम तोड़ करके भाग आते थे, बच जाते तो दोबारा जाते थे, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी पकड़े गए तो फिर दोबारा हम लोग फिर नहीं जाते थे। यहाँ पे पुनर्बल, व्यवहार को सुदृढ़ करने के लिए सकारात्मक भोजन प्रशंसा या नकारात्मक दुखद उद्दीपक हटाना सुदृढ़ीकरण का उपयोग किया जाता है। स्किनर का प्रयोग, स्किनर ने जो स्किनर बॉक्स में भूखे चूहे पर प्रयोग किया, लीवर दबाने पर भोजन अगर दबता है तो भोजन उससे पुरस्कार स्वरूप मिल जाता है। मिलने से चूहे ने लीवर दबाना बार बार दोहराया। आकृति निर्माण, धीरे धीरे सही व्यवहार को सुदृढ़ करके जटिल व्यवहार सीखना। शैक्षणिक जो निहितार्थ, यह सिद्धांत कक्षा में प्रशंसा, ग्रेड और सकारात्मक सुदृढ़ीकरण द्वारा अनुशासन और सीखने में मदद करता है। अगर हम बार बार किसी काम को करते हैं तो स्वाभाविक है कि जो जटिल काम भी हम सरलता से सीख जाते हैं। तो स्किनर ने अपने सिद्धांत इस चूहे पर आधारित दिया है। अब बात करते हैं कोहलर का सूझ का सिद्धांत, जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, जो बताता है कि सीखना प्रयत्न और भूल के बजाय समस्या का समग्र रूप समझने और अचानक आई सूझ से होता है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग करके सिद्धांत किया कि प्राणी मानसिक शक्ति के समस्या का समाधान अचानक खोज लेता है। यानी कि व्यक्ति जब समस्या में पड़ता है तो उसका समाधान भी धीरे धीरे वो खोजने लगता है और उसका समस्या का समाधान भी वही रहता है। अक्सर आप देखेंगे कि हमने देखा कि जो वर्ल्ड वाइड में ज्योग्राफी में वो डिस्कवरी पे खोजने जाता है तो कुछ चीज़ें उसको लगता है तो ही अगल बगल कहीं न कहीं वो आसपास पड़ी रहती है और उसका प्रयोग कर लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और 3 बॉक्स रख दिया जाता है और केला टांग दिया जाता है। ये सब जानबूझकर किया गया। 2 लकड़ी यहाँ पे रख दिया जाता है। तो इसको भूख लगती है तो पहले बॉक्स पे कूद करके पकड़ता, नहीं मिलता है। दूसरा पे तीसरा रख देता है, उसके बाद कूद के पकड़ता तो भी नहीं मिलता है। एक लकड़ी उठाता है, लकड़ी से मार देता, केला गिर जाता है।
तो ये बार बार करता है, वो जान जाता है, बस विथिन जैसे उसको भूख लगी रहती है, उसे लगता है कि हाँ, तो तुरंत इसको कलेक्ट करके उस पर चढ़ करके लकड़ी से मार करके यानी छड़ी से मार करके केले को मैंने प्राप्त कर लेता था। तो ये चीज़ें हैं कि जो गेस्टाल्ट का सूझ सिद्धांत वही सब कुछ पड़ा रहता है, और वो अचानक जब ज़रूरत पड़ती है तो वो चीज़ें, वो जो शक्ति है, वो पावर आ जाता है और व्यक्ति अपने मकसद में सफल हो जाता है। कॉलर के सिद्धांत की मुख्य बातें हैं। प्रयोग: कॉलर ने भूखे चिंपैंजी सुल्तान को पिंजरे में बंद किया, जहां उसने बॉक्स और छड़ियों का उपयोग करके छत के से लटके केलों को प्राप्त करने की समस्या को अपनी सूझबूझ से सुलझाया। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ आप, ये सब तो कहानी आप जानते हैं भाई। ऐसा कोई छात्र नहीं जो रिटेन क्वालिफाई हो करके मेंस एग्जामिनेशन के लिए जा रहा हो और उसे ये पता नहीं है, पता है, लेकिन क्या है कि वो कैसे लिखा जाएगा, कम जगह में ज़्यादा मैटर, बस इतना मैं आपके लिए सहयोग करता हूँ। बाकी तो मुझे पता है, आपको जानकारी है भाई, लेकिन क्या है कि आपको याद दिलाना कि इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। तो ये देखिए, अचानक सीखना अचानक होता है जब प्राणी पूरी स्थिति का पुनर्गठन करता है। समग्रता यह सिद्धांत समस्या को भागों में देखने के बजाय एक संपूर्ण रूप से देखने पर जोर देता है। शैक्षिक निहितार्थ यह रटने के बजाय समझ, अंतर्दृष्टि और बुद्धि के प्रयोग को बढ़ावा देता है। हाँ, रटने की सिवा महत्वपूर्ण कारक इसमें पिछले अनुभव, बुद्धिमत्ता और समस्या का पूर्ण प्रत्यक्षीकरण एक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसने हम देखा कॉलर के सिद्धांत की जो मुख्य बातें थी, ये आपके सामने थी। मुख्य बातों को कैसे लिखना है। अब मुख्य अंतर इन चारों की बात करते हैं। थॉर्नडाइक प्रयास और भूल द्वारा सीखना, सब लोग सीखने पे ही जोर दिए हैं, ये प्रयास एवं भूल। और पावलो साहचर्य द्वारा अनुक्रिया सीखना। स्किनर परिणामों, पुरस्कार, दंड द्वारा व्यवहार को आकार देना। कॉलर समस्या के समग्र समक्ष से सीखना, यानी आपके समस्या सामने जो है उससे आपको सीखना। तो इस तरह से चारों का सीखने का ही मुख्य फोकस था, जो इस तरह से सीखने के लिए आपने प्रयोग किया। दूसरा प्रश्न है, खेल प्रशिक्षण का अर्थ बताते हुए इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। खेल प्रशिक्षण का अर्थ: खेल प्रशिक्षण वह व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा खिलाड़ी की शारीरिक, मानसिक तथा तकनीकी क्षमताओं का विकास किया जाता है ताकि वह किसी विशेष खेल में उच्च स्तर का प्रदर्शन कर सके। प्रशिक्षण के माध्यम से खिलाड़ी की शक्ति, गति, सहन शक्ति, लचीलापन तथा कौशल में सुधार किया जाता है। प्रशिक्षण नियमित अभ्यास, उचित आहार, वैज्ञानिक विधि पर आधारित होता है। तो हमने बताया ये खेल प्रशिक्षण का अर्थ क्या है। ये कम शब्दों में ज़्यादा व्यवहारिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड है। अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 तो 60 वर्ड आपको यहाँ मिल गया। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ, प्रयास करता हूँ कि अधिक से अधिक आपको मैटर मिल जाए। खेल प्रशिक्षण की प्रमुख सिद्धांत: अधिक भार का सिद्धांत। खिलाड़ी की क्षमता बढ़ाने के लिए सामान्य से थोड़ा अधिक कार्य कराया जाता है, क्षमता बढ़ाने के लिए। प्रगति का सिद्धांत: प्रशिक्षण की तीव्रता और मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाया जाना। प्रगति का सिद्धांत: एक बैग आप नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे जब उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेस्ट करेंगे। यह विशिष्टता का सिद्धांत: प्रशिक्षण उस खेल की आवश्यकताओं के अनुसार होना चाहिए, जैसे धावकों के लिए दौड़ का अभ्यास। अब मैं फुटबॉल का हूँ और लंबी कूद का प्रयास कर रहा हूँ तो नहीं अच्छा है। नियमितता का सिद्धांत: नियमित अभ्यास से ही कौशल और क्षमता का विकास होता है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत: हर खिलाड़ी की क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए प्रशिक्षण भी उसके अनुसार होनी चाहिए। विश्राम और पुनरुत्थान का सिद्धांत: अच्छे प्रदर्शन के लिए उचित विश्राम और पुनः ऊर्जा प्राप्ति आवश्यक है। इस प्रकार खेल प्रशिक्षण इन सिद्धांतों का पालन करने से खिलाड़ी की
कार्य क्षमता बढ़ती है और बेहतर प्रदर्शन करने में वो सक्षम होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मन करे तो एक लाइक ज़रूर देना, जिससे कि मैं और आपके साथ जुड़ सकूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।